जय हिंद दोस्तों। ये जो हमारी पेपर सोल्व करने की सीरीज चली हुई है, ये हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी का पैट एग्ज़ाम है अभी 15 और 16 अक्टूबर को, उसके लिए है। और उसका एक आईना है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको इसमें से मिलेगी वहाँ। ये जो यूपी ट्रिपल एससी का पैट पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उस वो वाला पेपर है। आज इसमें हम जीएस के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ा आराम से हम इसलिए करें ताकि आप ज़्यादा फोकस करो सको, आपको ज़्यादा फोकस करने का टाइम मिल सके। और एक क्वेश्चन के लिए हम काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करते हैं ताकि ऐसा क्वेश्चन बस एक बार अटक जाए वहाँ पेपर में और हम उसको अच्छे से टैकल कर सकें। अच्छा, तो इसमें हमें पहला जो क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निजी निवेश क्या होता है, निजी निवेश के मायने क्या होते हैं। उसके बाद ही हम फिर इससे टैकल कर पाएंगे। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, जिसे देश में आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। जो देश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिशीलता है वो निजी निवेश उसको बढ़ावा देता है। तो ये बोल रहे कि जैसे निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना कब होगी, मतलब निजी निवेश में वृद्धि कब होगी, किसके कारण होगी? ब्याज दर को बढ़ाने से, घटाने से, या शेयरों की कीमत में वृद्धि करने से। यानी शेयर की जो कीमत है उन पर कोई भी इफेक्ट पड़े तो क्या निजी निवेश में वृद्धि हो सकती है? अच्छा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति से और व्यक्तिगत कर से। देखो, इन्होंने बोला है अधिक संभावना। एक तो बात सच है कि ये जो सब ये चार ऑप्शन है, ये चार के चार ऑप्शन कहीं ना कहीं निजी निवेश को बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने बोला है अधिक वृद्धि की संभावना, जिसके बढ़ने से ज़्यादा अधिक वृद्धि हो। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसमें है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ये देखो, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, वो हो सकता है। यदि डायरेक्ट याद नहीं है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, एरा को ध्यान में रख के कि उस टाइम का एरा क्या था, 1991 का कंडीशन क्या थी। जैसे इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह दिया हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी लास्ट नरेंद्र मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री थे हमारे, तो ये तो उसमें से कट जाएगा और इनमें से कोई नहीं, ये भी अपना आप ही। अच्छा, अब है अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव। इनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है ऐसा। तो इसका आंसर हुआ क्या? ए, पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम के प्रधानमंत्री जी थे। अच्छा, एक क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, जो भारतीय राष्ट्रीय आय है उसका आकलन कौन करती है, वो संस्था कौन है? तो जो CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, वो संगठन आपका जो ये है राष्ट्रीय आय, इसका आकलन करती है। ठीक है। अच्छा, जो RBI है फिर इसका क्या काम है? RBI का मैं आपको अभी ये जो ऑप्शन दिए ना, इनको समझा देता हूँ किसका क्या काम है मोटा मोटा सा। RBI आपके जो मौद्रिक नीति है, उस मौद्रिक नीति को गवर्न करना, उसको कंट्रोल करना, ये RBI का काम है। और वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण, जो हमारी वित्तीय प्रणाली है उस प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, ये RBI का काम है। अच्छा, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग के मैं बताऊं आपका, नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ है। इससे पहले ये योजना आयोग था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लेकर आया गया है। ये इंडिया का थिंक टैंक है। ठीक है ना। तो इसके बाद आपका वित्त मंत्रालय आ गया। अब वित्त मंत्रालय आप जो फिस्कल पॉलिसी जो है आपकी, ये मॉनेटरी पॉलिसी होता है और ये फिस्कल पॉलिसी को गवर्न करता है, जो वित्त मंत्रालय है। ठीक है। और अब जो सांख्यिकी, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, इसके जो अध्यक्ष है राधा विनोद वर्मन हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। अच्छा, और मौद्रिक नीति का RBI का जो अध्यक्ष है आपका, RBI का गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? ये शक्तिकांत दास, वो IAS ऑफिसर हैं, तो वो उसके कौन है? गवर्नर हैं। ठीक है। तो अब मैंने इसका थोड़ा सा आपको बता भी दिया है। बाकी जिसको ज़्यादा देखना है वो उसके लिए क्या करेगा, वो उसके लिए इसको गूगल सर्च कर लेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर कठिन एग्जाम के लिए भी। अब जैसे ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है,
इसका ये मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंशंस जो है उसके अंडर में वर्क करता है ये वाली जो संस्था है, ठीक है। बहुत एग्जाम में यही पूछ लेगा कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशंस किसके थ्रू वर्क करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंशंस, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन 21 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर केंद्र राज्यों के जो विषय हैं कानून बनाने के, उन विषयों के लिए 3 सूचियों को निर्धारित किया गया है। पहली सूची आपकी संघ सूची है, एक आपकी राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ विषय है जिनको संघ सूची में रखा गया है, जैसे 98 जो विषय हैं अब प्रेजेंट टाइम में वो संघ सूची में लिखे गए हैं, यानी 98 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये पहले मूल संविधान में 97 थे। अच्छा, ऐसी राज्य सूची में प्रेजेंट टाइम में 61 सब्जेक्ट हैं और पहले वे कितने थे, 66 थे, ठीक है। यहाँ 1 की वृद्धि की गई है और यहाँ से 5 कम किए गए हैं, ये बात ध्यान रख लेना। मूल संविधान में 66 थे और अब कितने हैं, 61 हैं, किसमें, राज्य सूची में। इसी प्रकार समवर्ती सूची में प्रेजेंट टाइम में 52 सब्जेक्ट हैं, पहले 47 थे, ठीक है। एक तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और किसी एग्जाम में आ जाए और आप ना करके आओ, वो मेरी गलती नहीं है, बट मैं यहाँ आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। जो देखो, पुलिस व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है, ये दोनों की दोनों व्यवस्था राज्य सूची में। जेल की जो व्यवस्था है वो भी आपकी राज्य सूची में इंक्लूड है, बट जो दंड प्रक्रिया संहिता है, ये दंड प्रक्रिया संहिता ये आपकी समवर्ती सूची में है, जिस पर आपके केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है। इन्हें थोड़ा सा आप गूगल करके भी समझ ले दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी भी एक पॉइंट को लेके क्वेश्चन बना देगा और आप ना करोगे तब मुझे उस चीज़ का दर्द होगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मैं आपकी राह उतनी ज़रूर आसान कर रहा हूँ कि आपको की पॉइंट क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसी वजह से, उसी कारण से मैं इस पेपर को सोल्व कर रहा हूँ, ताकि आप एक्स्ट्रा ज़्यादा ना पढ़ो। इन जो की पॉइंट है उनको आप ज़्यादा ध्यान दे सको, इसका बस वही मतलब है। टेस्ट सीरीज को हल करने का, प्रीवियस ईयर पेपर को हल करने का मतलब यही होता है कि हम एग्जामिनर के व्यू को जांच सके कि वो कहाँ से पेपर बनाता है, क्या व्यू है उसका, कि क्यों ये उन क्वेश्चन को रख रहा है। तो मैं उस चीज़ को सोल्व कर रहा हूँ बस, ठीक है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कहता है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। इस क्वेश्चन में सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम पूछा गया है, तो इसका फाइनली यदि एक शब्द में आंसर कहूँ तो इसका आंसर है आपका कि जो ये तृतीय क्षेत्र है ये सेवाओं का प्रावधान करता है। ये मतलब जो तृतीय क्षेत्र है, लास्टली हम पब्लिक को इससे डायरेक्ट सेवा दे सकते हैं। जैसे चिप्स का पैकेट हुआ, चिप्स का पैकेट जब जनता के पास जाएगा, चिप्स बन के पैक होके, वो मान लो कि हम ये एक प्रकार से वो फाइनली क्षेत्र हुआ उसका। इसी प्रकार जैसे सेवा का मतलब ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट का जो फाइनली हम क्या कि बस से सेवा दे रहे हैं, तो वो तृतीय क्षेत्र हुआ। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र का मतलब हुआ विनिर्माण, आलू से चिप्स का बनना। जिस क्षेत्र में जाके, जिस उद्योग में जाके आलू से चिप्स बनेगी, वो उसका द्वितीय क्षेत्र है, उसे विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हुआ कच्चा माल। जैसे आलू को खेत में उगाया जाता है, ठीक है, तो आलू का खेत में उगाया जाना एक प्रकार से चिप्स उद्योगों के लिए कच्चा माल का काम करता है, ठीक है। जैसे गन्ने का खेत में उगाया जाना, ये गन्ना उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर तो आप समझ ही रही होगे, समस्त कृषियों का क्षेत्र। और एग्रीकल्चर की एक सबसे खासियत मैं बता दूं कि अपने इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने का एकमात्र ये एक रास्ता था। जिस टाइम कोरोना काल था ना, कोविड पैंडेमिक में, एग्रीकल्चर में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई थी और सारे के सारे सेक्टर डाउन क्लैप्स कर गए थे, और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये आपका वहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, ठीक है। और जो ये आपका तृतीय क्षेत्र है ना, इसमें अमूर्त वस्तुओं के रूप में भी इसे देखा जा सकता है, और सेवाओं का प्रावधान भी, इसका कई प्रकार से आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। ठीक है। अब बलवंत राय मेहता जो पहला ऑप्शन दे रखा है ये किसके जनक है? भाई ये भी तो किसी के जनक होंगे जब इनको इसमें दिया गया है। तो ये है आपके पंचायती राज के जो जनक हैं वो बलवंत राय मेहता हैं। यानी जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उन्होंने पंचायती राज के जनक के रूप में इनको माना गया है। एम.एस. स्वामीनाथन जी जो हैं वो इंडिया के अंदर हरित क्रांति के जनक हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और कर लेंगे, वर्ल्ड के अंदर हरित क्रांति के जनक कोई और हैं उनको भी देख लेना। ये अपनी इंडिया के अंदर है डॉक्टर स्वामीनाथन जो एम.एस. स्वामीनाथन जी जो हैं। ठीक है, तो आप इसको इतना आप गूगल कर सकते हो। तो ये नॉर्मन एडबर्ग मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे मिला नहीं इसके बारे में कुछ, आपको मिले तो वहाँ आप देख लेना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से वो देखेंगे। अर्ध संघीय संरचना, ये तो है ही क्योंकि हमने भारतीय संविधान में सामान्य संघीय व्यवस्था को अपनाया हुआ है। एकात्मक और संघीय दोनों प्रकार की व्यवस्था अपने संविधान में दिखाई देती है। जैसे जो हमारे पास नागरिकता, एकल नागरिकता है, एकल ध्वज है, ये कहीं ना कहीं एकात्मक व्यवस्था का प्रतीक है। और जो हमारे पास केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध है, केंद्र और राज्य जो हैं वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते, तो वो संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। तो इसी प्रकार हमने दोनों व्यवस्था के प्रावधानों को अपनी संविधान में लिया है। और ज़्यादातर जो पार्ट है वो संघीय व्यवस्था के हैं। तो इसलिए हमारे संविधान की जो व्यवस्था है वो सामान्यतः संघीय है, ना कि आदर्श संघीय। इस चीज़ को लिख लेना। और ये किसी एग्जाम में मैंने देखा था प्रीवियस में, अभी रिसेंटली, कि एक परीक्षा में ये पूछा गया था कि अपने संविधान की जो व्यवस्था है वो क्या आदर्श संघीय है? तो इसका आंसर था नहीं, हमारे संविधान की जो व्यवस्था है वो अर्ध संघीय है, ना कि आदर्श संघीय, या सामान्यतः संघीय भी बोल सकते हैं कि जो हमारे संविधान की व्यवस्था है वो सामान्यतः संघीय है, ना कि आदर्श संघीय। ठीक है। अच्छा, तो अब इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन पूछा कि विशेषता नहीं है, तो ये तो अपने संविधान की विशेषता हो गई। और शक्तियों का विभाजन यानी शक्तियों का वितरण भी है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण हुआ है, तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। लिखित संविधान भी हमारे पास है और संविधान को हमने सर्वोच्च माना है, ये भी हमारे पास है। तो ये तीनों की तीनों विशेषता संविधान की है। और जबकि जो ये दिया है ना प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायतंत्र है, ये प्रतिबद्ध है। ठीक है। कमिटेड जुडिशरी, जो कमिटेड जुडिशरी है ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ स्वतंत्र यानी फ्रीडम न्यायपालिका जो व्यवस्था जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? यानी जो ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो ये है ना, इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो नागरिकों को क्या आर्थिक न्याय प्रदान करता है? देखो, जो मौलिक अधिकार है ना, ये हमारे आर्टिकल 12 से लगा के आर्टिकल 12 से और 35 तक ये मौलिक अधिकार हैं आपके। ठीक है। तो यहाँ भी इस आर्थिक न्याय की कहीं बात नहीं की गई है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आर्टिकल 51 का जो कै पार्ट है उसमें इनको लिखा गया है। ये 11 है, इनकी संख्या 11 है। ठीक है। अच्छा, अब जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है और उसका जो आर्टिकल नंबर 39 है उसका ए पार्ट है, वो आपको आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो इसलिए किसमें है ये? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में इनको इंक्लूड किया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? सी हुआ। ठीक है। अच्छा, तो ये बात समझ आ गया इनको। आप यहाँ से हर एग्जाम में, यहाँ तक कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, वहाँ भी यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी मोस्टली यदि आप डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट को अच्छा कर लेते हो, यानी आर्टिकल 1 से लगा के और आर्टिकल 51 के कै तक आपके आर्टिकल टिप पर होने चाहिए। ये की पॉइंट है और स्मार्ट स्टडी का एक रास्ता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और एग्ज़ाम देने से 2 दिन पहले आप आर्टिकल 1 से लगाए क्या उनको अच्छे से कर लो उंगली पे। और यदि आप एग्ज़ाम पीछे से कभी से देते आ रहे हो तो आपको अनुभव होगा ही कि वहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है?
अच्छा देखो कैसा क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा? जब सर्किट बंद होगा तब होगा, नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है अपना आप में। स्विच बंद या चालू होने पर, अरे बंद होने पर नहीं होगा, चालू होने पर होगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो स्विच चालू होने पर प्रवाह होता है। यदि हमें फैन चलाना हो या हमें चार्जर में लाइट का प्रवाह करना है तो हम क्या ऑन करेंगे ना स्विच को, तो स्विच चालू होगा सर, स्विच जब ऑन होगा तब सर्किट में क्या होगा, प्रवाह होगा। बाकी बंद होने पर ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब एक बात, मेन लाइन में जब लाइट नहीं होगी क्या फिर भी प्रवाह हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा तो वोल्टेज नहीं होने पर ये भी कट गया, बंद होने पर ये कट गया और बंद होने पर ये कट गया, ठीक है। तो ये 3 कट गए, इसका आंसर एक ही, तो सबसे आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल भी आप आइडिया लगा सकते थे। और क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए ना वहाँ से। आर्टिकल मैंने क्या बोला था, 51 तक आया ना ये भी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? यानी ग्राम पंचायतों का आयोजन होना किस अनुच्छेद के तहत आता है? अब मैं आपको बताना शुरू करूं। जो आर्टिकल 38 है, ये आर्टिकल राज्य सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों का कल्याण करते हैं। ये कल्याणकारी राज्यों की पहचान है, ये वाला ये जो आर्टिकल 38 है, राज्य सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों का कल्याण करना, ठीक है। अच्छा जो आर्टिकल 40, ये आर्टिकल आपका ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए ही सरकार को अट्रैक्ट करता है, तो इसका आंसर बी है। और जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 सामान्य नागरिक संहिता की बात करता है। सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी, ये कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह की बात जो है, ये वही आर्टिकल है। और आर्टिकल 46 क्या है, शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए उनका प्रावधान करता है ये आर्टिकल 46, ठीक है। और ये SC ST व अन्य जो कमजोर वर्ग है ना, उनके लिए है ये आर्टिकल 46। उनके शैक्षिक व आर्थिक हित जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, कौन, SC ST जो कम्युनिटी है या अन्य कोई और कमजोर वर्ग है, उनके लिए आर्टिकल 46 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन एक साथ ही आ गए एक ही एग्जाम में, तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले 2 दिन पहले इन्हें पक्के करके निकलने यहाँ घर से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर ये देखो, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की SI इकाई है ओम, ठीक है। ओम के नियम में ही अपना प्रतिरोध आता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ओम। फैराडे, वोल्ट और एम्पियर ये किसकी इकाई है? एम्पियर तो है धारा की इकाई, ठीक है। और फैराडे का नियम सुना आपने? फैराडे का नियम, वो जो दाएं इसमें जो फैराडे आपका चुंबकत्व की बात करता है, ये जो चुंबकीय गुण जो है ना उसकी बात करता है फैराडे। तो आपका ये चुंबकत्व से रिलेटेड कौन हो गया? फैराडे। और वोल्ट जो है, वोल्ट आपका विभवांतर, विभव, ये आपका वोल्ट हो गया इसका मात्रक, ठीक है। बाकी आप इनके बारे में थोड़ा सर्च करें, वैसे नॉर्मली इतना ही होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो नींबू का खट्टापन है वो निम्न में से किसके कारण होता है? देखो इसका आंसर है साइट्रिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल में आपका टमाटर में भी साइट्रिक अम्ल होता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। यहाँ नींबू में तो ये होता ही है, टमाटर के अंदर भी साइट्रिक अम्ल होता है। और जो एसिटिक अम्ल की बात है, एसिटिक अम्ल है आपका सिरके के अंदर, सिरका और सेब के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत क्वेश्चनों में, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। फार्मिक एसिड की यदि मैं बात करूं, और तो ये शायद जो चींटियां काटती हैं उस टाइम जो चीस मारती है ना, लाल चींटी काट ले, दाफड़ से हो जा, जूं काट ले, बिच्छू काट ले, उनके काटने से जो चीस मारनी शुरू होती है वो खतरनाक वाली चीज़, वो फार्मिक एसिड की पहचान है, ठीक है ना। ये फार्मिक एसिड जो है ना उनके काटने में, उनके डंक में पाया जाता है, ठीक। अच्छा अब ऑक्जेलिक अम्ल देखते हैं कहाँ पाया जाता है। अच्छा ये वाला जो अम्ल है ना, ये अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये पौधों के अंदर पाया जाता है पोटेशियम और कैल्शियम के रूप में, ठीक। ध्यान कर लेंगे, इनमें से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हम एक बात सुनो ध्यान से,
जो ये क्वेश्चन तो दे दिया, नींबू में कौन सा, नींबू के स्वाद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किसकी उपस्थिति होती है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट ये भी पूछ सके भाई पौधों में पोटेशियम और आपका जो कैल्शियम उसके रूप में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। तो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन को अपने आप से 2-2 4-4 क्वेश्चन बना सकते हो, और आप कहो कि सर ने पढ़ाया नहीं, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। अभी जो तुम मिला लेना उसको, जब एग्जाम दे के आओगे ना सब लोग, मेरी वीडियो से मिला लेना, ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो कर्ट जनक रसायन होता है, वो कर्ट जनक रसायन क्या होता है, इसके बारे में कुछ देखना है आपको। जो कैंसर है ना, ये कैंसर, इस रसायन के कारण कैंसर रोग होता है, ठीक। जो ये रसायन है ना, ये कर्टजन रसायन, इसके कारण कौन सा रोग होता है, कैंसर रोग होता है। अच्छा अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हृदय रोग है ना, ये हृदय रोग कैरोनरी जो धमनी है उसमें अवरोध उत्पन्न होने पर हृदय रोग की संभावना बन जाती है, ठीक। इसको आप थोड़ा सा गूगल करके सर्च कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा। मधुमेह रोग आप जानते होंगे, जो शुगर बोलते हैं जिसको, खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जब जो खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तब ये मधुमेह का रोग होता है, ठीक। इसमें एक बात और आपको शायद ध्यान रखनी है कि इंसुलिन दिया जाता है तब जाके कंट्रोल होता है। यदि शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो ये इंसुलिन इसमें यहाँ अच्छा काम करेगा, ठीक है। और एक और बात है, जो पैनक्रियाज एक आपकी ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि में इंसुलिन की कमी होने के कारण ये मधुमेह का रोग होता है। तो मैंने अभी बोला है कि इंसुलिन दिया जाता है, तो पैनक्रियाज ग्रंथि में किसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी, ठीक है। और इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। और मधुमेह रोग हो जाने से क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा दूसरा जो ये अब दम्मा है, थोड़ी सी 2 मिनट इस पे बात करें। दम्मा अस्थमा जो है ये फेफड़ों की एक बीमारी है, फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाता है और संक्रामक जुखाम की भी समस्या बन जाती है। जुखाम हो जाए ना, जुखाम किसी के, और जब उसके कारण इन्फेक्शन हो जाए फेफड़ों में, वो भी दम्मे का कारण हो जाता है। और यहाँ ऐसी सिचुएशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। अस्थमा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर वो फूंक मार मार के लेते वो, तुमने देखो बूढ़े लोग लेते रहे, वो शायद इसका एक सॉल्यूशन होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। इसका आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो विचार रखा था वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। कब रखा था ये कमेटी, 1956 में गठित की गई थी। 1957 में रिपोर्ट दी इसने, और 1957 में रिपोर्ट देके यही बोला कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था आनी चाहिए, और इन्होंने 1958 में इसको लागू किया गया, ठीक है। जो ये बलवंत राय मेहता कमेटी है, इसको 1958 में क्या कर दिया गया था, मतलब लागू। और आपका ये जो 73वां अमेंडमेंट है वो इसी व्यवस्था को लेकर हुआ था, यानी पंचायती राज व्यवस्था को लेकर कौन सा अमेंडमेंट हुआ, वो 73वां अमेंडमेंट हुआ। और ये 1958 को लागू, इसकी जो रिपोर्ट है ना, जो रिपोर्ट आई थी ये 1957 में जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को 1958 में लागू कर दिया गया था। 1956 में गठित की गई थी। अच्छा जो अशोक मेहता कमेटी है, ये अशोक मेहता कमेटी 1977 में गठित हुई, और इसने जो ये क्या नाम आपका द्विस्तरीय जो व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए बोला था कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अच्छी है, बल्कि उसको नहीं रखा गया। और इन्होंने जो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए इसको गठित किया गया था, ठीक है। अच्छा रॉयल कमीशन थोड़ा सा पंचायती राज व्यवस्था से हटके है, ये आपका इसका हिस्ट्री थोड़ी अलग है, ये मतलब एक आपका औपनिवेशिक काल से संबंधित है ये रॉयल कमीशन। इसके लिए आप थोड़ा सर्च कर लेना, ये इन दोनों से अलग मैटर है इसका, यानी पंचायती राज व्यवस्था से अलग मैटर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये आप एक बात और कर सकते हो, रॉयल कमीशन के बारे में मैंने 2 बात लिखी है वो देख लो। ये 1893 से और 95 के बीच में गठित किया गया था, और अफीम व्यापार जो है उसकी जांच करने के लिए इसको गठित किया गया था, ठीक है ना। तो बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में यदि सर्च करना है तो आप गूगल सर्च करें। अच्छा अगला क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है।
ये जो है ना देखिए 4 ऑप्शन, ये सारे की सारे त्वचा की सतह दे रखी हैं। तो इन त्वचा में इन्होंने बोला ऊपरी सतह, तो जो अधिचर्म है इसको एपिडर्मिस अधिचर्म ऊपरी सतह बोलते हैं। और जो चर्म होती है डर्मिस खाली, जिसको खाल, ये चर्म स्किन जो होती है ये मध्य सतह होती है, ठीक है। और एंडोडर्मिस ये अंत्यचर्म है, ये इंटरनल होती है, ठीक है। और विशिष्ट स्पेशलिस्ट डर्मिस भी एक प्रकार की इसकी मतलब पार्ट है, और वो सब, ठीक। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये ना मैथ है, मैथ और रीजनिंग। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, हमारे चैनल पे जैसे एवरेज को लेकर क्वेश्चन रखे गए हैं, और उन क्वेश्चनों का सटीक पॉइंट, उनका मतलब काफ़ी कम समय में आप अच्छे से टैकल कर सको, वो सब मैंने समझाया गया है। 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा एवरेज मैंने समझा दिया, उसमें उसके की पॉइंट, सो ट्रिक और एक्सप्लेन करने का तरीका सब मैंने अपनी वीडियो में समझा रखा है। तो आप चैनल पर विजिट करके वहाँ से मैथ कर लो, क्योंकि मैथ का जो जितना भी काम है ना, ये सारा जो 2, 4, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, ये इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक वहाँ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, वहाँ कर लो। और एसएससी से रिलेटेड भी मैथ की कई वीडियो मिलेंगी आपको वहाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वहाँ से भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको इसलिए सोल्व नहीं किया कि क्यों कहाँ टाइम बर्बाद करूँ, वहाँ आप वीडियो में जाके तब कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने वहाँ बहुत अच्छे से इसकी ट्रिक लिखा है और इनको सोल्व किया है। रीजनिंग में भी वहीं से आप कर लेना सब कुछ, रीजनिंग का भी मैंने बहुत कुछ करा रखा है। और बाकी ये हिंदी है, और इसका करंट अफेयर्स की अगली वीडियो लेके आ जाएंगे। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे ना, उसमें शायद 10-12 क्वेश्चन थे, वे क्वेश्चन के लिए हम एक वीडियो और शूट करेंगे। बाकी तब तक आप ये जो पिछली वीडियो उनको आप कवर कर लो धीरे धीरे जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना दोस्तों, ताकि ये जो बच्चे फ्री में कोर्स करना चाहते हैं उन तक ये पहुँच जाए बस। क्योंकि मैं जैसे मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, तब उसके बाद में इस पर कोर्स जो लेकर आऊँगा वे सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे हर बच्चों के लिए। तब तक मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ग्रामीण एरिया में जो बच्चे गरीब लोग हैं वहाँ तक पहुँचे और वे अपने कोर्स कंप्लीट कर सकें कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू दोस्तों।